आज हम निकालेंगे परसेंट ऑफ इंक्रीज़। परसेंट ऑफ इंक्रीज़ क्या है जी? परसेंट ऑफ इंक्रीज़ हम यानी कि बचे कुछ में भी परसेंट ऑफ इंक्रीज़ इस तरह से निकाल सकते हो। तो इस बात से आपको यकीनन समझ आएगी कि परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकालने के लिए हम अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है। देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि एक्सेल का एक सेटअप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने एक्सेल के ट्यूटोरियल जिसका टॉपिक है एक्सेल परसेंट ऑफ इंक्रीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम है अब्दुल हसीब और आप स्क्रीन पर भी अपने सामने देख सकते हैं। इसके अलावा आज का हमारा ये ट्यूटोरियल है हमारा 15वां ट्यूटोरियल। तो बगैर वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं। ये जो डाटा है इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ये पिछली ट्यूटोरियल का ही डाटा है, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया था पिछली बार। हमने ईयर टू डेट जो है वो निकाला था, और ईयर टू डेट क्या था, किस तरह निकाला, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पिछले ट्यूटोरियल में कर चुका हूँ। जिसको नहीं पता चला या नहीं समझ आई ईयर टू डेट की, वो पिछला ट्यूटोरियल देखे मेरा जाके, एक्सेल ईयर टू डेट या एक्सेल YTD वाला, उससे उसको समझ आएगी। आज हम निकालेंगे परसेंट ऑफ इंक्रीज़। परसेंट ऑफ इंक्रीज़ क्या है जी? परसेंट ऑफ इंक्रीज़ हम किसी का भी निकाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे परचेज़ की, सेल की, रिमेनिंग की। अब यहाँ पे परचेज, सेल और रिमेनिंग में मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि किस चीज़ की परचेज है, सेल है या रिमेनिंग है। रिमेनिंग यानी कि बचा कुछ है। तो आप कुछ भी फ़र्ज कर सकते हैं। हम जितने भी अभी तक इस डाटा के ऊपर बेस करते हुए हमने जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, और हम लोग जो भी आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स इस पर देखे हैं, तो उसमें हमने यही फ़र्ज़ किया था कि ये किताबों की परचेज, सेल और रिमेनिंग है। यानी कि हमने कितनी किताबें ख़रीदी जनवरी से जून तक, उस सब का डाटा, कितनी बेची और कितनी बची जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। उसी का हमने ईयर टू डेट निकाला था। आज उसी का हम परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकालेंगे। अब परसेंट ऑफ इंक्रीज़ क्या है कि परसेंट ऑफ इंक्रीज़ हम खाली परचेज़ का भी निकाल सकते हैं, खाली सेल का भी निकाल सकते हैं, और खाली रिमेनिंग का भी निकाल सकते हैं। परसेंट ऑफ इंक्रीज़ क्या है कि जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने जनवरी में 41 किताबें परचेज़ की, फरवरी में 32 परचेज़ की, मार्च में मैंने 54 परचेज़ की। तो अब परसेंट ऑफ इंक्रीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये तो मुझे पता है कि ये डाटा है मेरे सामने कि मैंने इतनी इसमें दी थी। मैं देखना चाहता हूँ परसेंटेज के लिहाज से कितने फ़ीसद मैंने जनवरी में जो किताबें ख़रीदी, तो फरवरी में उससे कितने फ़ीसद कम या ज़्यादा किताबें ख़रीदी, और मार्च में मैंने उससे कितने फ़ीसद कम या ज़्यादा ख़रीदी। इसी तरह सेल्स में भी मैं ये काम कर सकता हूँ, और रिमेनिंग में भी, यानी कि बचे कुछ भी परसेंट ऑफ इंक्रीज़ इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो इस बात से आपको यकीनन समझ आएगी कि परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकालने के लिए हम जिन भी 2 महीनों को की परसेंटेज निकालने लगे, मिसाल के तौर पर जनवरी से में तो 41 थे, मैं कहता हूँ फरवरी में मैंने 32 किताबें ख़रीदी, तो मैं कहता हूँ कितने फ़ीसद किताबें मैंने जनवरी की निस्बत फरवरी में ख़रीदी, कम ख़रीदी या ज़्यादा ख़रीदी। तो इससे आपको ये समझ आ गई होगी कि हमें 2 महीनों का आपस में मवाजना, कंपैरिजन करना पड़ेगा परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकालने के लिए। तो उससे ये साफ ज़ाहिर है कि जनवरी का परसेंट ऑफ इंक्रीज़ तो नहीं निकल सकता, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस भी महीने का परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकाल रहे हैं उससे पिछले महीने की वैल्यू के साथ हम उसका मवाजना, कंपैरिजन करेंगे। तो जनवरी से तो पीछे ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई महीना है ही नहीं, क्योंकि जनवरी से पहले तो हमने काम किया ही नहीं, हमने तो शुरू जनवरी में किया है। तो जाहिर है कि हम फरवरी से परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकालना शुरू करेंगे, चाहे वो सेल के निकालें, रिमेनिंग के निकालें या परचेज़ के निकालें। तो इसका फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी फार्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन मस्ट है। सॉरी, इक्वल का साइन डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ यार मैं परचेज़ के, यानी कि ख़रीदारी की, बल्कि हम क्या करते हैं रिमेनिंग के निकालते हैं, बचे कुचे के। मैं कहता हूँ मैं बचे कुचे जो रिमेनिंग है इसकी परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं फरवरी की निकालूंगा। मैं बता चुका हूँ जनवरी में तो परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकल ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो पहला महीना था। तो परसेंट ऑफ इंक्रीज़ निकालने के लिए अब आपकी जो मतलब जहन में आया होगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि ज़ाहिर है कि हमें जब इन 2 महीनों का कंपैरिजन करना है, जनवरी फरवरी का, तो ज़ाहिर है हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस किस तरह निकलेगा कि हम फरवरी में जो हमने बची नहीं हमारे पास किताबें, उनको जनवरी से माइनस करेंगे, यानी कि हम E6 को माइनस करेंगे, सॉरी E5 को माइनस करेंगे D5 में से, ठीक है, 24। अब ये 24 हमारे पास किताब में बन रही, लेकिन ये कोई परसेंट ऑफ इंक्रीज नहीं निकली, क्योंकि अभी फॉर्मूला हमने पूरा लगाया नहीं, ठीक है। F2 दबाया, दोबारा एडिट करने के लिए सेल ओपन हो गया। एडिट करने के 2-3 मुख्तलिफ तरीके मैंने बताया था, जिसको नहीं पता वो शुरू के ट्यूटोरियल जाके देखे, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था। डाटा एंट्री के आई थिंक ट्यूटोरियल के अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। बहरहाल, अच्छा
अब परसेंट ऑफ इंक्रीज में सबसे पहले हमने इन दो का डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन परसेंट ऑफ इंक्रीज में दोबारा बता रहा हूँ अभी पूरा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को किस पर, D5 के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास आंसर आ रहा है 26, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। गलत आंसर क्यों है, देखिए आप लोगों ने बचपन में भी जब मैथ्स किया था तो उसके अंदर भी ये चीज़ आपने देखी थी कि परसेंटेज हम किस तरह से निकालते थे। बड़ी वैल्यू यानी कि जो बाद की वैल्यू है इसको माइनस किया हमने पहली वैल्यू में से, ठीक है, और उसके बाद दोनों वैल्यूज़ का जो आंसर है उसको डिवाइड कर दिया हमने पहली वैल्यू के ऊपर। लेकिन जब हमने ये कर दिया तो आंसर ये तो नहीं आना चाहिए था। अब इसका आंसर 26 तो नहीं बनता, 26 कैसे बन गया, 27 में से 3 माइनस हुआ उसको, फिर हमने दोबारा 3 पे डिवाइड किया तो 26 आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि एक्सेल का एक सेटअप है, वो फार्मूलाज अप्लाई, जब आप उसको कोई भी फार्मूला लगाने का कहते हैं तो वो सबसे पहले सिंबल्स को देखती है, अपने सिंबल्स क्या यूज़ किए, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह वगैरह, स्टेरिक वगैरह, वो इन सिंबल्स को देखती है। फिर उस एक्सेल की प्रोग्रामिंग के अंदर इन सिंबल्स का एक ऑर्डर बना हुआ कि पहले वो प्लस करेगी, फिर वो माइनस करेगी, फिर वो डिवाइड करेगी, इस तरह से। मतलब मैं रेंडमली आपको खुद से एक रफ सा बता रहा हूँ, ये मैं ऑर्डर बना के रखा हुआ मैंने आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले एक्सेल पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को देखती है, उसके बाद ये जो पावर का क्यूबिक का साइन है, स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन का स्लैश डिवीजन, उसके बाद जो है फिर प्लस, और उसके बाद आखिर में माइनस, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक्सेल को जब ये सिंबल्स नज़र आते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो वो इन साइंस को देखती है, और अब इसी ऑर्डर के अंदर जो मैंने यहाँ बनाया कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, वो इसी ऑर्डर के अंदर इन तमाम चीज़ों को अब एक दूसरे पर अप्लाई करती है। अब क्या हुआ कि एक्सेल ने देखा कि हमने क्या लिखा हुआ था ऊपर, हमने फॉर्मूला में लिखा था कि E5 माइनस D5 डिवाइडेड बाई D5, ठीक है। अब हमने तो लिखा था कि E5 माइनस D5, तो पहले माइनस था, डिवाइडेड बाय D5, डिवाइडेड बाय डिवाइड का तो साइन बाद में था, लेकिन एक्सेल के ऑर्डर के मुताबिक डिवाइड का साइन पहले और माइनस का साइन बाद में। तो एक्सेल ने क्या किया, बजाय इसके कि एक्सेल पहले दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दी फिर डिवाइड करती तो सही आंसर निकलता है, एक्सेल ने अपने ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि उसमें डिवाइड पहले, डिवाइड का साइन पहले, तो उसने पहले D5 को D5 पे डिवाइड कर दिया, जिससे 3 को 3 पे डिवाइड करने की वजह से हुआ क्या कि 1 आंसर निकल आया। फिर उसने क्या किया, 1 को माइनस कर दिया E5 में से यानी कि 27 में से, तो 26 ही आंसर आना था ना, इस वजह से 26 आंसर आ रहा है। अब क्या करें भाई, इसको कैसे बताएंगे, ये पहले माइनस करो फिर डिवाइड करो, जो आंसर है उसको डिवाइड करो। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर, यहाँ पर पैरेंथेसिस सबसे पहले। आप क्या करेंगे, जब आपने किसी काम को पहले करवाना है तो आप वहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ E5 को पहले D5 में से माइनस करो फिर D5 पे डिवाइड करो, तो मैं E5 माइनस D5 को कि दोनों साइड्स पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा। इससे एक्सेल को पता चलेगा कि पहले इन दो को माइनस करना है फिर इन दोनों को D5 पे डिवाइड करना है। आप देखिए आंसर सही निकल आया। लेकिन आप कह रहे होंगे कि यार ये तो खाली 8 लिखा है, हमें तो परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको सिलेक्ट करो, ये आपका होम का टैब है, इसके अंदर ये परसेंटेज का साइन बना हुआ है नंबर के ग्रुप में, क्लिक करो, ये लो 800% लिखा आ गया। अब ये उसी फॉर्मेट के अंदर आपको आंसर दे रहा है जो फॉर्मेट आपको चाहिए था, ठीक है। अब 800% लिखा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आपको आंसर दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि बाकी तमाम के अंदर भी 6 में से जो बाकी क्योंकि दूसरे मंथ से हमने निकालना शुरू किया, तो जो बाकी के 4 मंथ से उनका भी परसेंटेज के अंदर ये परसेंट ऑफ इंक्रीज निकाल दे इसी फॉर्मेट में अंदर। यानी तो हम यहाँ से कर्सर लाए यहाँ पर फिल हैंडल, इसको इस तरह से ड्रैग किया, खींचा, छोड़ा, ये देखें। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस के अंदर भी परसेंटेज निकली हुई है। अब माइनस के अंदर जो परसेंटेज निकली हुई है, ठीक है, ये माइनस के अंदर ना निकले इसके लिए आपको कोई ना कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई ट्यूटोरियल बना रहे हो तो ये भी तो बताओ ये कैसे होगा। तो वो हम आगे के ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अगर हमने अभी से ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। लेकिन अभी मैं आपको एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि ये जो परसेंट ऑफ इंक्रीज बाजुकात माइनस में भी निकल आएगा, तो उसके लिए आपको कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं आपको कह नहीं रहा कि अभी से अप्लाई करें, आप परेशान ना हो,
आपको इसका हल भी आगे चल के बताएंगे, लेकिन उसके सही टाइम पर। अभी आप बस जस्ट रिलैक्स रहें। आपको इतनी सी चीज़ मैंने इसलिए बताई कि इसके लिए कोई और चीज़ तरीका अख्तियार करना पड़ेगा ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। आप ये ना सोचें कि शायद हमसे कोई गलती हो रही है, हम जो अपनी वैल्यूज़ वो ट्यूटोरियल में तो करके दिखाया था, हम यहाँ पे करते हैं तो ये माइनस में आंसर क्यों आ रहा है। आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, आपने बिल्कुल सही अप्लाई किया है। इसके लिए डिफरेंट तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट रिलैक्स, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये आपने बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई किया है। आगे चलकर जब इन ट्यूटोरियल्स की बारी आएगी तो उसमें हम आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अभी परसेंट ऑफ इंक्रीज को आप सिर्फ इतना ही समझें और इस एक्सेल के इस ऑर्डर को ख़ास तौर पे याद रखें जिसके थ्रू वो काम करती है, ठीक है। इससे आपको आसानी रहेगी फार्मूलाज अप्लाई करने में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल परसेंट ऑफ इंक्रीज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। उससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी फौरी तौर पे इत्तला मिल जाएगी। और कमेंट लाजमी करके हमें फ़ीडबैक्स दें, और फीडबैक जब भी आप देंगे तो उसमें आप सजेशंस दे सकते हैं हमें कि हमने कोई अपने सेटअप में कोई चेंज लाना चाहिए, समझाने के तरीके में कुछ फ़र्क करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पर गौर करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर वो चेंज लाना मुमकिन हो तो वो चेंज ज़रूर लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अपना खूब ख्याल रखें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम।